हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? भगवान से उम्मीद करें कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए, कल जो हम वीडियो इस पर बनाए थे वो थोड़ा लाइट बीच में कट गया था और पूरा नहीं हो पाया था, अच्छा ना, उसमें आधा अधूरा था, लेकिन इसे अपलोड कर दिए हैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन देखिए, आज भी हम बनाने जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि फिजिक्स, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, बिना समय गंवाए हम आ रहे हैं अपने। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश, देखिए प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ये सूर्य का प्रकाश है, मतलब ये प्रकाश है, मतलब ये भी जान सकते हैं सूर्य का प्रकाश है, और आप इस एप्पल को देखना है तो मान लीजिए कि मानव का जो आँख होता है, मानव नेत्र में कोई भी प्रकाश नहीं होता है। देखिए, हम प्रकाश की सहायता से हम देख सकते हैं कि ये सेव है ना। यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे बंधु भाई बंधु हैं जो कि ये मोबाइल चला रहे हैं और देख रहे हैं, तो आँख के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं, अच्छा ना। अब देखिए, आगे चलते हैं हम कि आपसे हम देख रहे हैं कि प्रकाश से जुड़ी कुछ दैनिक जीवन में कुछ घटनाएँ होती हैं। देखिए, जैसे हम आपसे बोल सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि प्रकाश से जुड़ी कई रोचक और अद्भुत घटनाएँ हमारे चारों ओर देखने को मिलती है, याद रख लीजिएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये मतलब प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। अब देखिए, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का दिखाई देना, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का मुड़ना, ये हम लोग का हो गया। अब आगे देख सकते हैं, प्रकाश के गुण के बारे में आते हैं। अब देखिए, प्रकाश के गुण के बारे में अगर आते हैं हम, तो देखिए इसका गुण 7 है। देखिए 7 है, लेकिन ये जानते हैं ये आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रख लीजिएगा। अब देखिए, प्रकाश के गुण से क्या है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, मतलब देखिए प्रकाश एक ऊर्जा है ना, जिसके माध्यम से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देख सकते हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल वायु रहित निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। चाल देखिए, चाल जो है, अब निर्वात में हम देख सकते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, अच्छा ना। अब देखिए, अगर इसको हम किलोमीटर में बोलें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 3 गुने, देखिए 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 लाख, अच्छा ना, 3 लाख किलोमीटर, अच्छा ना। अब देख सकते हैं कि 3 लाख, इसको हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे बोलें, बताइए 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूरी तय करता है, तो 3 लाख किलोमीटर। अब समझिए कितना स्पीड से चलता है प्रकाश, अच्छा ना। अगर इसको मीटर में हम पूछें तो 3 × 10 के पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए, प्रकाश की चाल अगर हम जल में बोलें तो 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर प्रकाश की चाल जल में बोलें 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, अच्छा ना। ये देखिए, प्रकाश की चाल जल में हो गया, ये हो गया कांच में हो गया, अच्छा ना। प्रकाश की चाल कांच में कितना होता है, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको आपको माइंड में रखना है, अच्छा ना। अब देखिए, सबसे मेन एक चीज़ है कि बच्चे बोलते हैं कि बताइए सर याद कैसे होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप ट्यूशन पढ़ लिए या कहीं से आप यूट्यूब से वीडियो देख लिए तो आप विद्वान हो जाएंगे। आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि देखिए, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं या कोई 1 घंटा का वीडियो देखते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटा रिवाइज करना पड़ेगा, और उसी चीज़ को डेली रिवाइज करना पड़ेगा, आपसे याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैथ है, तो मैथ का कीजिए कि उसको आप रिवाइज कीजिए, और साइंस आपको समझ के याद करना है, अच्छा ना। साइंस देखिए समझा जाता है, याद नहीं किया जाता है, अच्छा ना। कोई भी समझ के आप पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आगे हम देख रहे हैं कि देखिए हम लोग का प्रकाश है, बहुत सारे प्रकाश निकल रहे हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आगे चलते हैं, देखिए निर्वात में प्रकाश और कांच में प्रकाश और ये जल में प्रकाश, आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर से क्या होता है कि जल्दी समझ में आता है, अच्छा ना, आ जाती है जल्दी समझ में। अब देखिए आगे चलते हैं हम
आपसे हम बोलें कि बताइए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन। देखिए यहाँ पर भी एक प्रश्न उठ जाए कि बताइए प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत सूर्य और तारे को बोलेंगे, और याद रख लीजिएगा कि मानव निर्मित स्रोत बल्ब और लालटेन होता है। सूर्य पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। अब देखा जाए मेरे प्यारे बच्चे तो जो सूर्य हैं, जिसे हम सूर्य देवता भी बोलते हैं, जो सूर्य है याद रख लीजिए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। आप देख सकते हैं प्रकाश स्रोत उसमें मौजूद अन्य प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। जैसे में लालटेन या मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। आपको ये ध्यान देना है। अब आगे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं आप कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के फोटो है, फिगर है। आप देख सकते हैं ये सूर्य है और ये तारे हैं। और मानव निर्मित स्रोत जो है देखिए लालटेन है और ये बिजली का बल्ब है। अब आगे आते हैं हम। देखिए बल्ब और टॉर्च क्या करता है। तो बल्ब और टॉर्च क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि हम देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदल देता है ना। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो फोटान के रूप में होता है। किस रूप में होता है मेरे प्यारे बच्चों, फोटान के रूप में होता है ना। ये फोटान है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए अधिकांशतः प्रकाश किस रूप में रहता है, तो फोटान के रूप में रहता है ना। फोटान छोटा छोटा कण होता है। ये देख रहे हैं आप फोटान है ना, देखिए फिगर से निकल रहा है फोटान है ना, इसको हम फोटान कण बोलते हैं है ना। अब आगे देख सकते हैं आप कि प्रश्न है मेरा कि प्रदीप्त। आप देख सकते हैं प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त, स्वप्रदीप्त, आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती आदि। आप देख सकते हैं ये सूर्य है, ये तारे हैं, ये बिजली का बल्ब है और ये मोमबत्ती है ना। देखिए प्रदीप्त किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकले, बस इतना ही आपको याद रखना है, उसे हम प्रदीप्त बोलते हैं। जैसे देख लीजिए आप देख सकते हैं है ना कि सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारे से प्रकाश निकलता है, लेकिन देखिए प्रदीप्त बोल सकते हैं, स्वदीप्त बोल सकते हैं, आत्मदीप्त बोल सकते हैं है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे बिजली का बल्ब है, ये भी है ना, इसको हम बोल सकते हैं प्रदीप्त। अब देखिए आगे आते हैं हम अदीप्त के बारे में। आप देख सकते हैं अदीप्त के बारे में कि अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है। मेरे प्यारे बच्चों जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे हम अदीप्त बोल सकते हैं, जैसे में चांद, कुर्सी, इंसान, बोतल आदि। आप देख सकते हैं मूर्ति है, ये मेरा कुर्सी है, सही, आदमी है और बोतल है। इस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश। ऐसे बोल सकते हैं हम अप्रदीप्त है ना, अप्रदीप्त बोल सकते हैं। अप्रदीप्त किसे कहते हैं। आगे आते हैं, आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आते हैं हम प्रकीर्णन के बारे में। देखिए आप समझ सकते हैं कि प्रश्न प्रकीर्णन किसे कहते हैं है ना। पहला प्रश्न आया कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। अब देख सकते हैं है ना, आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश पड़ता है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैला देते हैं। इसी क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो प्रकीर्णन बोलेंगे। आप देख सकते हैं प्रकीर्णन किसे बोलते हैं। ये बगीचा है, चारों तरफ पत्ता है और ये देखिए सूर्य के प्रकाश आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन बोलेंगे। अंग्रेजी में इसे स्कैटरिंग बोलेंगे है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे आते हम, यहाँ तक कल हम बनाए थे है ना, लेकिन लाइट कट गया था, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है ना। धीरे धीरे सब कर लेंगे आप लोग की महिमा से। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को है ना, आपसे उम्मीद है। अब देखिए
आगे हम प्रश्न आते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न के बारे में अब आप देख सकते हैं कि आगे हम जब आते हैं कि प्रश्न प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं। अब लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। ये परिभाषा पूछ रहा है। देखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, मतलब एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण कह सकते हैं, है ना। अब देखिए प्रश्न आगे उठा। देखिए जैसे मैंने इसको हम फिगर के द्वारा दर्शाएं तो देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि देखिए प्रकाश जा रहा है ना, एक सरल रेखा पर जा रहा है ना। अब देखिए किरण पुंज, लाइट बीम जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में, किसे कहते हैं, मतलब किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आते हैं हम कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, माने प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश की पुंज कहते हैं। अब देखिए यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई मेरे प्यारे बच्चों? देखिए समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज को अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लर बीम। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। अब देखिए तीसरा जो है अपसारी किरण पुंज को बोलते हैं हम इसमें डाइवर्जेंट बीम, है ना। आप देख सकते हैं थोड़ा इस पर धुंधला है, आप देख सकते हैं आप, है ना, कि जो प्रकाश जा रहा है ना, ये किस रूप में जा रहा है, समानांतर किरण पुंज के, इसको हम बोलेंगे समानांतर, है ना, समानांतर किरण पुंज। आप देख सकते हैं इसको। और इसमें हम देख सकते हैं कि एक बिंदु पे प्रकाश आ रही है ना, एक बिंदु पर प्रकाश आ रही है, इसे हम बोलेंगे अभिसारी, अभिसारी याद रख लीजिएगा, और प्रकाश पुंज, प्रकाश किरण पुंज भी बोल सकते हैं इसको, अच्छा ना। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। अब देखिए एक बिंदु से यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, अच्छा देखिए एक बिंदु पे चारों ठाई से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो देखिए इसे हम क्या बोलेंगे, आप अपसारी प्रकाश किरण पुंज, इसको हम बोलेंगे अपसारी, है ना, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। आप देख सकते हैं, मतलब देखिए ये समानांतर एक बिंदु पर चारों ठाई से प्रकाश है, उसे हम अभिसारी बोलेंगे। अभिसारी, अभी मतलब आप आ जाइए मेरे पास, है ना, अपसारी मतलब आप लोग फैल जाइए, इसे हम बोल सकते हैं। माने ये समानांतर किरण पुंज, ये अभिसारी किरण पुंज और ये अपसारी प्रकाश पुंज बोल सकते हैं हम। देखिए आगे आते हैं हम। अब देखिए समानांतर किरण पुंज, आप देख सकते हैं कि हमने समानांतर किरण पुंज आपको समझाया था, अच्छा ना, लेकिन चलिए परिभाषा से इसको हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए ये प्रकाश हो गया, फिगर के माध्यम से हम आपको समझा दे रहे हैं। ये देखिए समानांतर है, मतलब ये समान दूरी पर है, अच्छा ना। देख सकते हैं समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। मान देखिए समानांतर किरण पुंज का परिभाषा हमको जानना है, एग्जाम तो नहीं आता है, लेकिन आगे पढ़ने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। ऐसी किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती है, मतलब ऐसी किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती है, या ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलती और नहीं फैलती है। सूरज की किरणें पृथ्वी पर पहुंचते समय लगभग समानांतर होती है। अब देख सकते हैं, अच्छा ना, लगभग क्या होती है, समानांतर होती है। देखिए इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, अच्छा ना। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज हमने आपको बताया था, अपसारी किरण पुंज अगर आपको देखना है तो देखिए एक बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे देख लीजिए कि आगे से प्रकाश, देखिए इस पे बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, बहुत सारा प्रकाश देख सकते हैं आप, अच्छा ना। एक बिंदु पे मतलब बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, अच्छा ना, बाहर से प्रकाश आ रही है बहुत सारा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। लेकिन आइए इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं। ऐसी किरणें जो किसी बिंदु की ओर मिलती है, ऐसी किरणें जो किसी बिंदु की ओर मिलती है, यानी ये किरणें एक दूसरे के पास आती है और अंत में एक बिंदु पर मिल जाती है। अंत में क्या होती है, एक बिंदु पर मिल जाती है। उदाहरण के लिए एक लेंस के बाद किरणें अभिसारी हो जाती है, मतलब एक लेंस के बाद किरणें क्या हो जाती है, तो अभिसारी हो जाती है, अच्छा ना। आप देख सकते हैं, अब आप ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए बाहर से प्रकाश आ रहा है, अच्छा ना, प्रकाश आ रहा है एक बिंदु पे, अब देखिए प्रकाश आ रहा है। अगर ये आप समझ गए
तो अपसारी भी समझ जाइएगा। अप मतलब होता है फैलना। आप देख सकते हैं कि ऐसी किरणें जो किसी बिंदु से निकलकर दूर दूर फैलती जाती है, ये किरणें एक दूसरे से दूर होती जाती है। उदाहरण के लिए एक दीपक से निकलने वाली किरणें अपसारी होती हैं। इसमें समझाने वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे आते हैं प्रश्न, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारभासी किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको एक बात बताएं। आप देख सकते हैं कि पारभासी, देखिए आ गया पारदर्शी, जिसको अंग्रेजी में इसे हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जिस पदार्थ से प्रकाश पूरी तरह से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, वायु जिसे हम हवा बोल सकते हैं, पानी आदि। ये मतलब क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसको हम हिंदी में पारदर्शी बोलेंगे, जिससे आर पार देखा जा सके। अब देखिए आगे आते हैं हम पारभासी, इसको बोलेंगे ट्रांसलुएंट, है ना। देखिए जिस पदार्थ से प्रकाश थोड़े मात्रा में आर पार होता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, जैसे हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि तेल लगा हुआ कागज़ को हम पारभासी बोल सकते हैं, या घिसा हुआ कांच को हम पारभासी बोल सकते हैं। जैसे रक्त हो जाएगा, दूध हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा और आदि हो जाएगा। ये मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं ये पारभासी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि याद रख लीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव में यहीं से क्वेश्चन बनता है ना। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे आते हैं हम अपारदर्शी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिया है, यहाँ पे अपारदर्शी के बारे में आते हैं, जिसे ओपेक्यू बोलते हैं इसको अंग्रेजी में हम। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार न हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में लोहा, लकड़ी, दीवार, किताब, कलम, कापी, मन बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना। जैसे आप देख सकते हैं पारदर्शी, ये मेरा पारदर्शी है। ये जो देखिए धुंधला दिखाई रहा है पारभासी। अब देखिए यहाँ पे लाइट मारे हैं तो यहाँ पे ये हो गया अपारदर्शी। हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे आते हैं। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग का फिजिक्स टॉप होगा, लेकिन देखिए हम एक बात बोलेंगे कि पढ़ने वालों के लिए फिजिक्स कभी टॉप नहीं होगा। हम आपसे एक बात बोलते हैं। अब देखिए आगे आते हैं हम। जिस प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तुएं अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा, सबसे देखिए मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप देख सकते हैं। अब आते हैं सरल शब्दों में। देखिए जब प्रकाश किसी बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु या संकीर्ण छिद्र के किनारों से मुड़ता है तो इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आप देख सकते हैं, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या सरल शब्दों में इसको भी याद कर सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश किसी बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु या संकीर्ण छिद्र के किनारों से मुड़ता है तो इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आगे हम आ सकते हैं। आप देख सकते हैं आगे, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। इसको हम बोलेंगे MVVI, याद रख लीजिएगा MVVI। ये क्वेश्चन आया है, याद रख लीजिएगा। हम आगे आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रश्न प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम हैं। तो देखिए आइए पढ़ते हैं।
जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, माने किसी से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सरल शब्दों में कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से, मतलब जब कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आता है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप देख सकते हैं इसको, है ना। चलिए आगे आते हैं हम। आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझना जरूरी है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन है, और ये देखिए इसको हम अभिलंब बोलेंगे, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, तो अभिलंब बोलेंगे। देख रहे हैं आप, ये जो मेरा है ये दर्पण है M1 और M2। अब देख सकते हैं ये हम लोग का क्या है भाई, तो दर्पण है ना। अब ये देखिए ये प्रकाश आया मतलब देखिए आया B, मैंने A से प्रकाश निकला और B पे आया, और देखिए यहाँ से टकराने के बाद जिसे हम परावर्तित बोलते हैं, देखिए परावर्तन के बाद ये C पर चला गया, इसे हम क्या बोलेंगे, तो परावर्तित किरण। याद रख लीजिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसे हम इसको बोलेंगे आपतन कोण। याद रख लीजिएगा, आपतन कोण, है ना। और इसे हम बोलेंगे हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब देख सकते हैं आपतन कोण को हम I बोलते हैं, परावर्तन कोण को हम R बोलते हैं। देखिए ये हमेशा I जो होता है R के क्या होता है, बराबर होता है ना। आपको ये ध्यान देना है। चलिए हम आगे आते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना। आपको ये याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, है ना। अब देख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन को भाई, पहला देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए आगे आते हैं हम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे कोण I बराबर R। अब जैसे देख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण हम किसे बोलेंगे कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और हम इसको समझा देते हैं। आप देख सकते हैं, है ना, कि देखिए ये दर्पण हो गया, इसे हम दर्पण इसका नाम ले लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग का दर्पण। अब देख सकते हैं इसमें देखिए A से आया प्रकाश B पर यहाँ पे, और देखिए ये हम लोग का आपतित किरण हो गया, है ना। AB को हम क्या बोलेंगे, आप सीख सकते हैं कि AB को हम आपतित किरण बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, AB को हम आपतित किरण बोलेंगे। अब देखिए, और हम देखिए यहाँ से एक प्रकाश यहाँ पे चल जाएगा जिसे हम इसे बोलेंगे हम, देखिए C पे आ गया, B से C पे प्रकाश आ गया, इसे हम बोलेंगे हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए, और इसको देखिए यहाँ पे एक बिंदु है जिसे हम बोलते हैं, इसको हम अभिलंब बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अभिलंब। और देखिए यही जो मेरा हो जाएगा आपतन कोण हो जाएगा, हमने पिछली बार में समझाया था। और ये देखिए क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। इसको हम I बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, R। ये इसी को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, है ना। अब देख सकते हैं कि आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। अब आगे आ सकते हैं कि देखिए अपरावर्तित किरण, जो किरण सतह पर आपतित होकर लौट जाती है
उसे परावर्तित किरण कहते हैं। माने कि जो किरण सतह पर आपतित होकर लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, अच्छा ना। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको हमें समझाना होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर समझा दिए हैं कि हम BC को हम बोल देंगे हम परावर्तित किरण। जैसे मान लीजिए AB आपतित किरण हो गया और BC परावर्तित किरण। अगर ये बिंदु देखिए इसको हम बोलेंगे, जैसे माने इसको हम आपतन बिंदु बोल देंगे, अच्छा ना। अब आप देख सकते हैं कि आगे आया कि परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए अवलंब हो गया, किसी सतह पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि ये मेरा जो है BN अभिलंब है, अच्छा ना, दर्पण पर। अब आगे देख सकते हैं आपतन कोण, बीच के बने के कोण को आपतन कोण और अभिलंब के आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतन कोण जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यही मेरा आपतन कोण हो गया। हम अपने आप को समझाया तभी, देखिए यहाँ पर लिखा है आपतन कोण, अच्छा ना। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया मेरा आपतन कोण और ये हो गया प्रवर्तन कोण, अच्छा ना। देखिए लिख के समझा देते हैं। देखिए ये मेरा हो गया आपतन कोण और ये देखिए मेरा क्या हो गया प्रवर्तन कोण, ये हो गया प्रवर्तन कोण। आप देख सकते हैं इसे हम बोलेंगे हम प्रवर्तन कोण। हमने तो आपको ऊपर ही समझा दिया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं और प्रवर्तन कोण दिया है। देखिए अब आ गए थे हम कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण प्रकाश के बाद लौट जाती है। जैसे देखिए I और R क्या होगा, 0 होगा, छाया जिसे हम शैडो बोलेंगे। जब किसी स्रोत से निकला, देखिए जब किसी स्रोत से निकला हुआ प्रकाश के सामने एक अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है तो उसके पीछे की ओर एक छाया बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। अब देखिए आगे आया प्रश्न कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इसे इमेज बोलते हैं, अच्छा ना। इमेज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए उत्तर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज बोलेंगे और दूसरा जो है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। प्यारे बच्चों हम आगे आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आए एग्जाम में आता है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न एक और है कि इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे आप एग्जाम में भी आया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अच्छा ना। और ऐसे भी पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं, जिसे 5 नंबर का भी आता है एग्जाम में। अब आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अच्छा ना। इसमें थोड़ा सा साफ नहीं आया है लेकिन हम बता देते हैं, अच्छा ना। जैसे आप देख सकते हैं, चलिए इसी पे हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये प्रधान अक्ष हो गया और ये देखिए मेरा दर्पण हो गया, अच्छा ना। हम इसको दर्पण बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग का ये नेत्र है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये देखिए रियल इमेज बन रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, देखिए यहाँ पे पड़ रहा है। फिर यहाँ से देखिए टकरा के आँख पे चला जा रहा है। फिर यहाँ से अगर देखिए प्रकाश गुजर रहा है, प्रकाश के रूप में से टकरा जा रहा है। देखिए यहाँ पर इसका क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है।
मतलब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। अभी हम जितना बोले आपको उसको कर लीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे आते हैं हम कि अब देखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा, आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जिस बिंदु से आती हुई, मतलब कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं, जिस बिंदु से आती हुई है ना प्रकाश की किरणें का भाई आएगा, जिस बिंदु से का आएगा, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से याद रख लीजिएगा, परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आपको याद रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब देख रहे हैं आप लोग कि सीधा बनता है। जैसा हम देख रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में आप देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में कभी भी इमेज बनेगा तो याद रख लीजिएगा उल्टा बनेगा, है ना। और काल्पनिक, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब में इसको हम बोल सकते हैं, हम काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। याद रख लीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब भी हम बोल सकते हैं। अब देख सकते हैं इसमें क्या फोटो बनता है, इमेज क्या बनेगा, इसे हम बोल सकते हैं फ़ोटो बोल सकते हैं। कैसा फ़ोटो बनेगा या कैसा इमेज बनेगा, तो इसमें बनेगा, याद रख लीजिएगा, सीधा बनेगा, है ना। आपको ये याद रख लेना है ना। अब देखिए मेरे पर बच्चों आगे आते हैं, देखिए ये प्रश्न आ गया, है ना। आगे हम देखते हैं, इस पे हम बढ़िया समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए आप देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है ना मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, आगे आते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब और देखिए यहाँ पर लिखा है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, मतलब देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन के बाद मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। मेरे प्यारे बच्चों आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखने में भी आप लोगों को परेशानी होगी, इसलिए हम 30-30 मिनट का हम वीडियो बनाते चलेंगे कल से, है ना। कल से तो हम लगे हैं, लेकिन आज देखिए आज मिशन मेरा सफल हुआ क्योंकि लाइट नहीं कटा, है ना। कल इसको हम आगे आपको पढ़ाएंगे।